नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो कि गहरी निगाह रखते हैं कौमी और आलमी अमूर पर भी, और एज एन एक्सेस उनकी है इन मामलात पर, उनकी एक्सपर्टीज़ भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। दो तीन पहलू हैं। एक तो ये जो क्या इसके असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, ख़ास तौर पर जब वेस्ट का और रूस का टकराव आ गया तो इसमें हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या हमारे पॉलिसी गोल्स हैं? डॉक्टर साहब देखिए, हमारा जो मगरब का रूस का टकराव है उसका हमसे को बहुत ज़्यादा बराह रास्त ताल्लुक नहीं होगा, लग भी नहीं रहा। उसकी वजह ये कि जिस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा किया रहा है ये 2014 से सुलग रहा था। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ पे जंग कभी रुकी ही नहीं है। इस वक्त वहाँ कोई बहुत बड़ी जंग होने नहीं जा रही। ख़तरा यही था कि पुतिन फॉर्मली तौर पर इन इलाकों को अपने अंदर एनेक्स ना कर लें। उस खींचातानी में उसने एनेक्स कर लिया है। वहाँ एक लार्जर पॉलिटिक्स है, हो सकता है कुछ अरसे के बाद वहाँ रेफरेंडम हो जाए। तो मगरब का नज़ला जो है वो हमारे पर नहीं गिरेगा, ये तासुर जो है वो सही नहीं है। हमें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है और जिसका हमें नुकसान हो सकता है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की जो कीमत है, पाम ऑयल, उसकी क्रूड ऑयल की, उसमें जो बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है कि वो $100 ब्रेड पे पहुंच गई है, ब्रेंट की प्राइस, और अगले चंद दिनों में कहा जा रहा है कि $110 तक पहुंच सकती है। इसका हमें बड़ा शदीद नुकसान हो सकता है। इस जंग का और अमेरिका और रूस के दरमियान की टेंशंस का हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर डॉक्टर साहब, ये जो पीएम साहब का दौरा है, ख़ास तौर पर इस बैकड्रॉप में भी देखें कि जो उनके खिलाफ यहाँ पे इधर चल रहा है, तो वो उस दौरे के क्या मकासद हैं? देखिए, दौरे के मकासद बड़े खालिसन स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। इस दौरे का पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से या खुद इमरान खान से इतना ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात से, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन से और दुनिया के बदलते हुए हालात से। पाकिस्तान तकरीबन 15 बरस से कोशिश कर रहा है कि वो रूस के करीब हो सके। रूस भी कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट में इजाफा हो। इसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने से मुलाकातें होती रही। फिर जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा उसका मोमेंट नहीं बन सका। इस वक्त एक पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जिसके हवाले से प्रेसिडेंट पुतिन ने वर्बली प्रॉमिस किया हुआ है इमरान खान को कि वो पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं। अगर इसकी डील थ्रू हो जाए तो वो साल के इख्तिताम में पाकिस्तान का विजिट जो है वो कर सकते हैं। जो खुद प्राइम मिनिस्टर का बायलैटरल विजिट इस वक्त हम देख रहे हैं, ये पहले जून 2020 में होना था, लेकिन पेंडेमिक के जो नए SOP आए अक्रॉस यूरोप, उसकी वजह से मुमकिन नहीं हो सका। फिर SCO में दोनों की एक बायलैटरल मीटिंग रखी गई थी पीटर्सबर्ग में, लेकिन वहाँ पर भी वो मीटिंग नहीं हो सकी 2020 और 21 के शुरू में। तो अब इस वक्त कोई तकरीबन 1.5 माह पहले जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये डेट जो है ये डिसाइड हो गई थी। इस विजिट में चीनियों का बड़ा रोल है, जो हमें पता चला है। यहाँ पे रशियन जो एनालिस्ट यहाँ पे आए हुए थे और जो RT के लोग थे, उनसे मैंने जब मीटिंग्स की, डिनर्स विनर्स हुए, तो पता चला कि रशियंस जो हैं वो मसलसल मॉस्को को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान को एंगेज करें, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के अंदर। तो इसमें एक रशियन और चाइनीज़ एंगल जो है वो इसमें आ जाता है। फिर इसमें इस वक्त रूस की भी आप कह सकते हैं कि इसमें किसी हद तक उनकी ज़रूरत थी कि वो देख रहे थे कि उनकी टेंशन है, उनकी यूरोप से आइसोलेशन है, तो अगर एक बायलैटरल विजिट हो जाता है तो उनको एक स्पेस मिलती है। और इसमें ख़तरा ये ज़रूर है, जो हमारे यहाँ महसूस किया गया है, जो मैंने मतलब मीटिंग्स अटेंड की, उसमें ये था कि भाई अगर इसमें उनका मीडिया हो सकता है इसको प्ले करे, कोई ऐसे सवाल पूछे जाएँ, तो हमारी साइड बड़ी तैयार है कि हमने यही पोजीशन लेनी है कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन में जो भी मसला चला आ रहा है तारीखी तौर पे, उसका एक पीसफुल हल हो। और यही एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के मंदूब ने ली है। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के जो बज़ाहिर इस वक्त इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, स्टूडेंट पाकिस्तान के रिमिटेंस और पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो वेस्ट के साथ है। मैं वेस्ट यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि हमारी जो स्टेट है, जो स्टेट क्राफ्ट, वो अमेरिका और यूरोप से जो रिलेशन है उसको भी कायम रखेगी? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि हम रूस की तरफ जा रहे हैं, हम क्या इसके लिए किसके लिए जा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पे दोनों के लिए विन विन बनती है, रूस और पाकिस्तान के लिए? देखिए, वो मैं पिछले सवाल के जवाब में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो 4 या 5 इसके मकासद हमें समझ आए हैं, जो हमें फॉरेन ऑफिस के डिस्कशन से पता चले। पहला तो ये है कि हम अपना जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है, जिसको 15 बरस में हमने ग्रो किया, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकातें हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकातें हैं, लीडरशिप की फ़ोन पे मुलाकातें हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल फोरा में जो मुलाकातें होती रही हैं। फिर जिस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, धुरूज़बा के नाम से सीरीज़ ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज पाकिस्तान में, रशिया में, सेंट्रल एशिया में, तो उसको हम कंसोलिडेट जो है वो करना चाहते हैं। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि रूस से ताल्लुकात के नतीजे में हमारी डिप्लोमेटिक स्पेस और हमारी अहमियत जो है उस पर इजाफा होता है। तीसरी चीज़ यह है कि अफगानिस्तान में उसकी स्टेबिलिटी में रूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। चौथा ये है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हम अपने ट्रेड कॉरिडोर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया का है। और चौथा, पांचवा मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि रशिया की इन्वेस्टमेंट है $2 बिलियन की पाक गैस स्ट्रीम में, ये एक साउथ नॉर्थ
गैस पाइपलाइन है जो कसूर से को जो सक्खर को गैस पाइपलाइन के जरिए कसूर से कनेक्ट करेगी लाहौर के करीब, और वो पाकिस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट उसमें 2-2.5 बरस में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वो ज़्यादा चाहते थे, वो कम हो गया। ये $2 बिलियन की रशियन इन्वेस्टमेंट है और इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और रशियन कंपनीज जो हैं वो दुनिया की प्रीमियर कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ गैस जो स्ट्रक्चर ट्रांसफर है। तो ये सब चीज़ें हमारे इसमें कंसर्न है। ये कोई अमेरिका के, ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हमें अच्छी तरह से इसका अंदाजा है कि हिंदुस्तान के रूस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम अगर कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो ये कि रशिया जो है वो हमारे हिंदुस्तान से टेंशन में कमी कर दे, लेकिन ये कोई एंटी रशिया एंटी इंडिया भी नहीं है इसमें एलिमेंट। जी भट्टी साहब, आपकी तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि आप जानते हैं कि अपोजिशन पहले दिन से इमरान खान को सिलेक्टेड कर रही है, लेकिन पहले इस्तीफे देने से निकले, धरने से निकले, पता नहीं क्या करते रहे, नाकाम होते रहे। अब अचानक चंद रोज से अपोजिशन की टॉप लीडरशिप आपस में मुलाकातें कर रही है और अदम एतमाद का दावा कर रही है कि हमारे नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब परवेज खट्टर कहते हैं हमारे बंदों को खरीदने की कोशिश। क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन को कोई सपोर्ट मिली है, या इमरान खान की जो माजी में सपोर्ट थी कुछ कम हुई है? अचानक ये इतना मुतरक क्यों हो गई है अपोजिशन? देखिए, ऑपोजिशन के जो लोगों से हमारी दरपर्दा मुलाकातें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड डिनर वगैरह के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कन्विंस हैं कि उनकी बेटी, उनकी साहिबजादी के गिर्द जो हल्का तंग हुआ हुआ है मुख्तलिफ केसेस का, अदालतों का, वो सिर्फ उस सूरत में ख़त्म होगा जब ये हुकूमत गिरेगी और एक नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होगा, जैसे कि 2008-9 में हुआ था। और इलेक्शन के नतीजे में अदालती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा सारा, और अदालतों को सिग्नल हो जाएगा कि अब उनको किस तरह से एक्ट करना है, ये बिहेव करना है। जैसे कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब पावर में वापस आए, फिर कैसे उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के लीगल मसाइल सारे के सारे ख़त्म किए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को कन्विंस कर लिया है कि आपके भी मसाइल इसी तरह से ख़त्म होंगे। अब प्रॉब्लम है कि नंबर्स गेम पूरी नहीं हो रही। PMLN के सोर्सेज मसलसल ये कहते हैं कि हमें पिंडी की मदद हासिल है। पिंडी की मदद उनको हासिल है कि नहीं, लेकिन वो कहते ज़रूर हैं कि हमें मदद हासिल है। वो ये भी कहते हैं कि अभी थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो रिस्क लेंगे, वो पाकिस्तान आ जाएंगे, और वो पाकिस्तान आएंगे तो ज़ाहिर है इस पूरी मूवमेंट में बड़ी जान पड़ जाएगी। दूसरी तरफ जो हुकूमत के एनालिस्ट हैं, ये जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनसे जब हम ये बात करते हैं वो कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब रिस्क नहीं लेंगे, वो नहीं आएंगे, और इनको पिंडी की सपोर्ट हासिल नहीं है और ये नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे। अब जो फवाद चौधरी साहब ने आपकी बात की है, ज़ाहिर उसमें सदाकत हो सकती है, क्योंकि आज की आप मीटिंग्स देखते हैं कि कैसे मौलाना फजल रहमान ने सुबह मुलाकात की चौधरी बरादरान से। अब एक रात को डिनर हो रहा है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, और चौधरी बरादरान को भी उसमें मदद किया गया है, जो लाहौर में जो बहरिया एनक्लेव में रेजिडेंस है बिलावल हाउस की, वहाँ पे, सॉरी बहरिया एनक्लेव कह रहा हूँ, बहरिया टाउन में। तो जाहिर है कि अपोजिशन समझती है कि वो गिरा सकते हैं, लेकिन नंबर्स गेम का मसला, इस्लामाबाद से हमें पता चल रहा है कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, और ये बार बार मीटिंग्स इसीलिए हो रही। तो आप ये समझते हैं कि ये एक्सरसाइज इन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर अपना सवाल आसान कर लेता हूँ, आप जैसे साहिब इल्म से कुछ सीखने के लिए, जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था और उस इमरान खान को वो सपोर्ट हासिल थी, क्या आज भी अगर PM के खिलाफ अदम एतमाद आता है तो इमरान खान को वही सपोर्ट मिलेगी जो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आने पे थी? देखिए भट्टी साहब, हो सकता है कि उनको मिल जाए, ये डिपेंड करता है कि अगर इमरान खान साहब से किसी को कोई कंसेशन चाहिए, कोई उनसे कुछ हासिल करना चाहता है, और जब वो देखें कि मामला बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं और एक बिल्कुल सूरत हाल डेवलप हो गई है, तो हो सकता है कि इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कंसेशन दे दें जिसको वो वाजे नहीं कर रहे। क्योंकि ये भी एक है कि कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ तवक्कुआत हैं, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, बिकॉज बड़ी एम्बिग्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या करना है। तो हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बात मान लें तो उसके बाद ये दोबारा चीज़ फिजल आउट कर जाए, कमज़ोर पड़ जाए। तो आप कह रहे हैं कि इनिशिएटिव अभी खान साहब के पास ही है, दिस वे और दैट वे? जी बिल्कुल, देखें ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास अपने कार्ड्स हैं और दूसरी साइड अपने कार्ड प्ले कर रही है, तो ये हो सकता है कि अच्छा ये भी है कि जो दूसरी साइड के लोग हैं, जैसे PMLN के लोग हैं, वो ये खतरा महसूस करते हैं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि ये ना हो कि हमें बीच दरिया, मंझधार के दरिया में छोड़ दिया जाए एक दफ़ा फिर। अच्छा, तो ये है जी मलिक साहब। अच्छा, मैं एक आपसे कमेंट चाह रहा हूँ। मुझे लगा कि 3 साल के एक अरसे में जो पहले नवाज शरीफ और जरदारी पे प्रेशर था एहतसाब का, करप्शन का, मुझे ऐसे लगा कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से उन पर वो प्रेशर ख़त्म हो गया है, मॉरली वो रिवाइव कर गया है। किस तरह आप देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन को? देखिए, अच्छा सवाल है। ये सही है कि हुकूमत के मसाइल और दुश्वारियाँ बड़े ज़्यादा रहे हैं इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। उनको एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, वो चैलेंज अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जैसे कि शुरू में हमने कहा कि अगर ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस जो है, ब्रेंट रेट जो है क्रूड ऑयल का,
वो $100 क्रॉस कर जाता है, $110 पे पहुंचता है, तो हुकूमत जो थोड़ा बहुत खींच तांच के पूरा कर रही थी वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। आप ये देखें कि नैब अपने केसेस को परस्यू ही नहीं कर सका। ये एक खासा बड़ा मौमा है। जो नैब के इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं वो कहते हैं कि नैब में कोई कैपेसिटी ही नहीं थी केसेस को परस्यू करने की। वो वाइट कॉलर क्राइम के केसेस चूँकि बहुत इंटेलिजेंट लोग करते हैं, रिच लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, तो नैब के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनको परस्यू कर सके। बिकॉज नैब में पुलिस के अफसर खींच-तांच के लाए गए, उनको प्रमोट किया गया, तो वो सर फाड़ना, कत्ल करना, रेप शेप करना, इस किस्म के केसेस तो बना सकते हैं, लेकिन वाइट कॉलर के क्राइम बनाने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। दूसरा फिर यह कि शायद कोई बड़ी ताकतें ऐसी भी थी जो चाहती ही नहीं थी कि ये केसेस किसी मंतकी अंजाम में पहुंचे। उन्होंने केसेस होने दिए, बनने दिए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये केसेस आगे प्रोग्रेस करें। और इस वजह से हुकूमत के हाथ में तो नैब थी ही नहीं, तो हुकूमत नैब करके शोर ज़रूर मचाती रही, लेकिन इन दी एंड हुकूमत को नैब ने गंदा किया।